Assalamu alaikum ji. This is your instructor on the subject of educational psychology, and we are deep into learning how students in particular and human beings in general learn. In the last lecture, we talked about 3 important contributions that psychologists had made in identifying the role of variables that determine and influence learning. अगर आपको याद है तो हमने 3 चीजों का जिक्र किया था. उनमें एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन था, दूसरा बिहेवियर शेपिंग था, और तीसरा जिक्र किया था हमने टोकन इकोनॉमी का, कि कैसे टीचर्स जो हैं ये तीनों टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों को, उनकी आमोज़िश को और उनके किरदार को ढालने के लिए. आज हम 2 और बड़े साइकोलॉजिस्ट्स की कंट्रीब्यूशन का जिक्र करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने अपने तजुर्बात और मुशाहिदात पे मबनी जो निचोड़ हम तक पहुंचाया है उसका बच्चों की लर्निंग पे, बच्चों की आमोज़िश पे क्या असर है, और आप बहैसियत एक उस्ताद के उनको कैसे अप्लाई करके अपने बच्चों की, अपने स्टूडेंट्स की आमोज़िश या लर्निंग को आगे बढ़ा सकते हैं. इस ज़िमन में सबसे अहम और पहला नाम एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट का है बाय द नेम ऑफ एल्बर्ट बैंडूरा. एल्बर्ट बैंडूरा एक नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल साइकोलॉजिस्ट है जिसका एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है साइकोलॉजी में और लर्निंग में, और खास तौर पर बच्चों की लर्निंग में. एल्बर्ट बैंडूरा की लर्निंग थियोरी जो है वो कहलाती है द सोशल कॉग्निटिव theory of learning. Social, of course, relates to the impact of society. माशरती असरात क्या हो सकते हैं, वो कौन से अवामिल हैं जो माशरे में पाए जाते हैं, सोसाइटी में पाए जाते हैं, जिनका असर, जिनका ताल्लुक, जिनका रिलेशनशिप बच्चों की लर्निंग से है. एक तो ये चीज बैंडूरा ने पॉइंट आउट की है. दूसरी चीज उसने जो कह रहा है वो कॉग्निटिव है. आप अगर नाम याद रखिए, सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थियोरी. कॉग्निटिव से मुराद रिलेटिंग टू one's thinking. So his point of view is that there are social as well as personal factors that influence, determine learning. If we take a closer look at Bandura's theory, we would notice 1 or 2 things. Number 1, he considers different variables that operate, influence and determine learning. वो कौन-कौन से वेरिएबल्स हैं बैंडूरा के ख्याल में जो बच्चों की आमोज़िश को बिलखुसूस और इंसानों की आमोज़िश को, लर्निंग को बिलअमूम मुतासिर करते हैं. Those variables include, number 1, cognitive factors such as one's belief. हमारे जो यकीन हैं, हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, हमारी जो फिलॉसफी है जिंदगी के बारे में, आखिरत के बारे में, हमारी जो ख्यालात हैं नेचर के बारे में, हमारे जो ख्यालात हैं रिलेटेड टू मेटाफिजिक्स, वो हमारे बिलीफ्स हैं. उनका हमारी लर्निंग पे, इंसानी आमोज़िश पे गहरा असर है. दूसरा फैक्टर जिसका जिक्र करता है बैंडूरा, दैट इज फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू वंस परसेप्शंस ऑफ द सेल्फ. सेल्फ परसेप्शन, आपको याद होगा हमने पहले भी इसका जिक्र किया था आपसे. सेल्फ कॉन्सेप्ट वो चीज है जिसमें एक इंसान अपने बारे में कुछ
आइडियाज, इमेजेस, ख्यालात फॉर्म करता है। सेल्फ परसेप्शन भी बेंडूरा के ख्याल में यही चीज है, एक यही आंसर है जो हमारी थिंकिंग को और इस तरह से हमारी लर्निंग को मुतासिर करता है। ए पर्सन's perception of himself, what he considers himself to be, affects his learning. If, for instance, he considers himself to be intelligent, that affects his learning. If he considers that he is good at arithmetics, then he would be good, at least partially. That factor of his self-perception of being good in arithmetic would affect his learning and practice of arithmetic. तीसरी चीज जो बेंडूरा इसी ज़िमन में हमें बताता है, apart from one's beliefs and self-perception, is the expectation. What do we expect after we have learned something? What do we expect of this learning? That expectation in turn influences our learning. If we expect good things from our learning, then our learning is facilitated. If we expect rewards from our learning, then our learning would be facilitated. If we expect nothing from our learning would be bad. इसको जरा सोशल कॉन्टेक्स्ट में मुलाहजा कीजिए। अगर तुलबा ये सोचें, अगर तुलबा ये समझें, अगर उनकी ये तवक्को हो कि जो कुछ वो क्लासरूम में सीख रहे हैं उनसे उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं, तो क्या वो अच्छी तरह सीख पाएंगे? और अगर वो ये सोचें कि जो वो क्लास में सीख रहे हैं वो जिंदगी भर उनके काम आएगा, तो क्या उनकी लर्निंग बेहतर नहीं होगी? पाकिस्तानी माशरे को और पाकिस्तानी एजुकेशनल सीन को सामने रखकर ये भी देखिए कि बच्चों की, स्टूडेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी लर्निंग को डिटरमिन कर रही हैं। और यही तीसरी चीज है जो बेंडूरा पॉइंट आउट कर रहा है। सोशल लर्निंग थियोरी जो बेंडूरा ने बताई, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, उसमें दो और अहम कॉन्सेप्ट्स का भी वो जिक्र करता है। पहला कॉन्सेप्ट है एन एक्टिव लर्निंग, एन एक्टिव लर्निंग, ENACTIVE, this is one word, an active learning. And the second is vicarious learning, VICARIOUS, vicarious learning. ये दो कॉन्सेप्ट जो हैं बेंडूरा के ख्याल में, ये दो ऑपरेटिव फैक्टर्स जो हैं, इन एडिशन टू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड just now, self-perception, expectations, etc. These two factors, an active learning and vicarious learning, play a major role in the overall learning of a person. अब देखते हैं कि inactive learning क्या है. An active learning is learning by doing, learning on the job, learning as you go forward. इन डूइंग थिंग्स, इसकी मिसाल यूं लीजिए कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ इनएक्टिव लर्निंग से सीखी जा सकती हैं। कोई ऐसी चीजें आप जहन में ला सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ करने से सीखी जाए? थिंक ऑफ बाइसिकलिंग, थिंक ऑफ स्विमिंग, think of gymnastics. Can anyone learn to swim by reading about it? By talking about it? No way. Swimming can be learned only by doing. Can bicycling be learned by reading about it? By talking about it? No way. Bicycling can be learned only by practice, by doing it. Can you learn other skills such as shaving in case of boys? Can you learn boys to shave by reading about it? It's a skill that you acquire when you practice it on a daily basis or a weekly basis or a bi-weekly basis.
These are examples of what is called enactive learning by Bandura. Enactive learning is learning at the time of carrying on the activity. एक तो ये चीज है. दूसरी चीज जो बेंडूरा कहता है वो है vicarious learning. Vicarious learning relates to is the way in which we learn by observing others. We can learn by observing others a lot of things. हमारे जितने सोशल मैनरिज्म्स हैं मिसाल के तौर पर, बच्चों का बड़ों को देख के वो तमाम सोशल मैनरिज्म को सीखना is what is called vicarious learning. एक बच्ची जो दुपट्टा ओढ़ना सीखती है वो अपनी बड़ी बहन को और अपनी वालदा को देखकर सीखती है. एक बच्चा जो सलाम करना और बड़ों के अदब में खड़े होना सीखता है वो दूसरों को, अपने बड़ों को देखकर सीखता है. एक स्टूडेंट, शागिर्द जो इज्जत और तकरीम का बिहेवियर, किरदार सीखता है वो अपने दूसरे लोगों को, अपने हम जमात स्टूडेंट्स को देखकर सीखता है. ये तमाम बातें जो हैं, ड्रेसिंग अप, पर्सनल ग्रूमिंग, आर एग्जाम्पल्स ऑफ vicarious learning as the term has been coined by Bandura. तो दो इंपॉर्टेंट चीजें बेंडूरा ने हमें बताई. एक कि इनएक्टिव लर्निंग है और दूसरी ये कि वाइकेरियस लर्निंग भी होती है. इसके साथ साथ इस थियरी को अगर हम मजीद एक्सपेंड करें तो 1, 2, 3, 4 चीजें आपको और मद्देनजर रखनी होंगी. इन वाइकेरियस लर्निंग there are elements that play an important part in how we learn or we may not or do not learn. In other words, vicarious learning in particular and learning in general, in Bandura's point of view, is affected by a number of other factors. Vicarious learning का जो एक important factor है, that is attention. देखें, हम थोड़ा गहराई में जा रहे हैं, इसलिए बेंडूरा की थियरी को गौर से पढ़िएगा, गौर से समझिएगा. बेंडूरा हमें बता रहा है कि उसके ख्याल के मुताबिक आमोजश का एक रास्ता जो है वो वाइकेरियस लर्निंग है. आमोजश का एक तरीका जो है वो वाइकेरियस लर्निंग का है. वाइकेरियस लर्निंग रेफर्स टू लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स. I gave you the example of a young adolescent learning to shave and a young adolescent girl learning to wear her dupatta and groom her hair. These two young people, a young man and a young girl, have learned to groom themselves by observation, observing others, their elders, how they groom themselves. How, for instance, the adult male shaves, and how, for instance, the adult female wears a dupatta or grooms her hair. This is how these young adolescents learn, and this is an example of vicarious learning. इसकी डेप्थ में जाते हुए, इसकी गहराई में जाते हुए आपको 2-4 और चीजों को मद्देनजर रखना होगा. Bandura says that vicarious learning is influenced, is determined by a host of factors. What are those factors that influence vicarious learning and in particular and in general learning? Those factors include, number 1, attention.
Vicarious learning, learning by observation, learning by observing others, is influenced by the attention that the observer pays to the model who is being observed. वो जितनी closely observe करेगा या करेगी, उतनी ही ज्यादा उसकी learning जो है वो facilitate होगी. If the attention wavers, vicarious learning would not be perfect. If the attention is focused, vicarious learning would be facilitated. That's one factor. Second factor that influences vicarious learning in particular, and learning therefore in general, is how much of the learned material the observer, the learner has retained and he or she remembers. Jitna zyada material learner learn करता है और उसको retain करता है और उसको दोहराता है, retention, therefore, in vicarious learning, and remembering, therefore, in vicarious learning, is the second important element of vicarious learning, the second important factor that influences learning. इसी ज़िम्न में तीसरी चीज का भी नोटिस लेते हैं. The third factor that influences vicarious learning is what is learned. Is it practiced or is it not practiced? Does one get feedback on the practice or does one not get feedback on what one has learned? Take the case of a young girl learning to wear a dupatta. If she is paying close attention to how her elder ladies around her wear a dupatta, that paying of close attention would determine her learning. If she practices wearing of dupatta frequently, and if at the same time she is told by elderly ladies around her whether or not she is wearing the dupatta properly, how she should be wearing the dupatta, if that information, if that feedback is available to this young adolescent girl, then this availability of practice and this availability of feedback would facilitate learning vicariously of this young girl. So the third factor that influences vicarious learning is the amount, the frequency, the repetition of practice, and the feedback that a person gets on one's behavior about what one has learned. The more the feedback available, the more the learning would take place. हमने आपको कुछ अरसा पहले एक लेक्चर के दौरान बताया था कि गरीब घरानों में स्टूडेंट्स की बैड एकेडमिक अचीवमेंट की एक वजह ये भी है कि गरीब घरानों के पेरेंट्स स्टूडेंट्स को फीडबैक नहीं देते एज टू हाउ दो स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग एकेडमिकली. और हमने आपको ये भी बताया था इस ज़िम्न में दैट इन द मिडिल क्लास हाउसहोल्ड्स द पेरेंट्स and the teachers and the elders provide, in general, a higher level of feedback to students about their academic performance. Middle-class parents, it has been observed, as opposed to poor parents, it has been observed, middle-class parents provide greater feedback to academic achievement of students. Remember that? As compared to poor parents.
that provision of feedback influences the learning behavior of students in terms of their academic success. And that is exactly what Bandura is saying in context of learning in general, that when feedback is provided, if feedback is given to the learner, that feedback increases, facilitates learning. When practice is allowed, when practice is carried on by the learner, then practice and availability of feedback facilitates. These two factors facilitate learning of the learners. तो ये तीसरा फैक्टर है जिसका जिक्र किया बेंडूरा ने, प्रैक्टिस ऑफ द लर्निंग एंड प्रोविजन ऑफ फीडबैक. और चौथा और आखिरी फैक्टर जो है, जो वाइकेरियस लर्निंग को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इन पर्टिकुलर in Bandura's theory and learning in general in Bandura's point of view, that factor is the factor of motivation. Motivation is how far the learner is interested in performing the task or learning what he is supposed to learn. Motivation refers to a person's desire, a person's ability, a person's application to the task at hand. The more he applies himself, the more he gets involved with the task, the greater the wish that he has in his heart to learn, the greater would be vicarious learning. Cricket में, sports में, academics में, in general social behavior, observation and motivation are important factors. I am reminded of two great cricketers the world has seen recently. One, the West Indian Sir Vivian Richards. He was given the title of Sir by the Queen of England. He was a great batsman and he captained the West Indian team also. Observers say that he would not leave while the match was taking place and while his team was playing. He would sit there and observe people playing at the crease, whether his own team was playing or whether their opponents were playing. If the opponents were playing, then he would be watching very, very carefully near the wicket. And if his own team was playing, then he would be watching them from the pavilion. Now, this close watching, observers, experts believe, was one of the factors how Sir Viv Richards became Sir from a mortal human being to a knight. यही हाल हमारे ग्रेट क्रिकेटर जो हैं, हमारे हीरो जो रहे हैं, इमरान खान का रहा है क्रिकेटिंग हीरो का. वो भी अपनी किताब में ये बार बार कह रहे हैं कि वो बड़े बड़े बॉलर्स को बहुत गौर से देखा करते थे कि वो बॉलिंग कराते हुए एक्शन कैसे लेते हैं, कैसे हाथ को स्पिन करते हैं, कैसे उंगलियों को स्पिन करते हैं, कैसे जंप करके या जंप के बगैर विकेट के पास से बॉल करते हैं, कैसे विकेट से हट के बॉल करते हैं, कैसे विकेट के क्लोजली जाके बॉल करते हैं. ये दो बड़े जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, इनकी किताबों में आपको ये जिक्र मिलेगा बार बार कि उनकी जो लर्निंग थी वो भी वाइकेरियस लर्निंग थी और उनकी मोटिवेशन, उनका सीखने का जज्बा इस हद तक उन पे हावी था कि वो निहायत गौर से देखा करते थे कि वो खुद अपनी वीडियोज में और उनके अपोजिंग टीम मेंबर्स उनकी वीडियोज में वो कैसे खेलते हैं.
हमारे बहुत मशहूर हॉकी के प्लेयर और हमारे बहुत मशहूर कोच रहे हैं ख्वाजा ज़काउद्दीन। ख्वाजा ज़काउद्दीन साहब भी इस बात का मुझसे ज़ाती तौर पर अपने टीवी के इंटरव्यूज और रेडियो के इंटरव्यूज में और अखबार के मज़ामीन में बयानों में कह चुके हैं कि वो जब भी किसी फॉरेन टीम के साथ खेला करते थे तो वो देखते थे कि जो फॉरेन टीम्स हैं वो कौन कौन से टैक्टिक्स हैं जो अपनाते हैं, और फिर रात भर बैठकर टीवी के वीडियोस के जरिए से वो उस टीम के टैक्टिक्स को गौर से देखते थे। नाउ दैट इज क्लोज ऑब्जर्वेशन एंड दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ our sports persons were motivated to closely watch their opponents and themselves play. तो इस तरह से मोटिवेशन का एक निहायत अहम रोल है इन लर्निंग, एज बेंडूरा हैज पॉइंटेड आउट। मोटिवेशन के साथ साथ वो जिक्र करता है रीइंफोर्समेंट का। रीइंफोर्समेंट इज द फीडबैक। रीइंफोर्समेंट इज के हमें पता चले कि हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। रीइंफोर्समेंट इज फाइंडिंग आउट वेदर वन इज परफॉर्मिंग इन ए सुपीरियर मैनर और एन एवरेज मैनर और एन inferior manner. That knowledge of how one is performing is reinforcement. So the other factor that Bandura points out that affects vicarious learning apart from motivation is reinforcement. हमने अभी तक आपको ये बताया कि motivation, retention, practice are important determinants, are important factors that influence learning. इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर्स हैं जो हमारी लर्निंग पे असरअंदाज होते हैं। ये अभी हम बेंडूरा की बात कर रहे थे, अब हम इससे आगे चलते हुए कुछ और फैक्टर्स भी देखते हैं जो हमारी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या हमारी वाइकेरियस लर्निंग पे असरअंदाज हो सकते हैं। हमने आपको बताया था कि लर्निंग जो है उसका एक हिस्सा वाइकेरियस ऑब्जर्वेशन के जरिए से भी बनता है, एक हिस्सा तो प्रैक्टिस के जरिए से बन रहा है। मसलन स्विमिंग, मसलन प्लेइंग बैडमिंटन, फॉर इंस्टेंस फैसिलिटी ऑफ ड्राइविंग ए कार, for instance, facility of driving a motorbike. These are all learning technologies. Swimming, bicycling, driving a car, driving a motorbike, these are facilities, these are skills, these are learnings that take place only as a result of practice. Apart from that, a major portion of learning takes place what has been called vicariously, और अब हम उसकी डिटेल देख रहे हैं। उस वाइकेरियस लर्निंग में और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में वो आमोजश जो हम दूसरों को देख के हासिल कर लेते हैं, उसके फैक्टर्स हमने बेंडूरा के ख्याल में अभी देखे। कुछ और फैक्टर्स भी हैं दैट इन्फ्लुएंस लर्निंग इन ए वाइकेरियस मैनर। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 1. Goal setting. Goal setting is an important factor of learning. Unfortunately, बदकिस्मती है हमारी कि हमारे अक्सर तुलबा, चंद नहीं अक्सर तुलबा, खास तौर पर वो तुलबा जो हमारे रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, खास तौर पे वो तुलबा जो हमारे टॉप ग्रेड स्कूल्स में नहीं तालीम हासिल कर रहे, उनमें ये ट्रेंड बार बार दिखाई दिया है। हमारी मुख्तलिफ तहकीकात में जो हमारे माहिरीन नफ्सियात ने पाकिस्तान में की हैं कि वो तुलबा और वो असातिज़ा जो उन तुलबा के साथ मुंसलिक हैं,
वो गोल सेटिंग नहीं करते, वो अपने नस्बुलैन का, तालीमी नस्बुलैन का तायुन नहीं करते। ये इस बात से क्या मुराद है, तालीमी नस्बुलैन का तायुन करना और सेटिंग गोल्स फॉर वन सेल्फ? Setting goals is not that I would achieve a very high social position. Of course, that is a goal. Of course, your goal might be that you would end up as the governor or the minister or the prime minister or the president of the country. Of course. But goal setting is also in terms of academic achievement, that I will finish reading chapter number 2 from page 6 to page 24 on Monday, Tuesday and Wednesday. That is a clear-cut goal. That clear-cut goal in terms of academic achievement would facilitate learning. If goal is clearly set, then we know that vicarious learning is facilitated. We are talking about factors that facilitate, factors that contribute to vicarious learning. Goal setting is one of them. The other one is the prestige of the model. Vicarious learning वो है जो एक शख्स हासिल करता है दूसरों को देखकर, उनको स्टडी करके। अब अगर जिस मॉडल को स्टडी किया जा रहा है, अगर वो मॉडल जो है वो ही प्रेस्टीजियस है, वो जो शख्स उसको ऑब्जर्व कर रहा है वो उस मॉडल के बारे में ये सोचता है, ये समझता है कि ये शख्स जिसको कॉपी किया जा रहा है ये निहायत ऑनरेबल शख्स है, इज्जतदार शख्स है, पढ़ा लिखा शख्स है, स्कॉलरली है, मजहबी है, प्रैक्टिसिंग है, ईमानदार है। जितनी भी उसमें खुसूसियात हैं वो उसकी प्रेस्टीज का हिस्सा हैं। और अगर उस मॉडल की प्रेस्टीज देखने वाले की नजर में ज्यादा है तो देखने वाले की लर्निंग, वाइकेरियस लर्निंग वुड बी फैसिलिटेटेड। If the prestige of the model that is being followed is less, learning would not be facilitated. If the prestige of the model that is being observed is high, is considered to be an honorable person, then vicarious learning would be facilitated. एक चीज गोल सेटिंग vicarious learning का हिस्सा है, दूसरी चीज जो मॉडल है उसकी प्रेस्टीज। वो लोग जो इज्जतदार मॉडल्स अपने लिए सिलेक्ट करते हैं, ऑनरेबल मॉडल्स सिलेक्ट करते हैं, उनकी लर्निंग तेजी से होती है। वो लोग जो डिसऑनरेबल या अच्छे मॉडल्स सिलेक्ट नहीं करते, उनकी लर्निंग उतनी तेजी से नहीं होती। सो द प्रेस्टीज ऑफ द मॉडल इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, इन द आईज ऑफ a person who is following, that prestige determines learning as a second factor in vicarious learning. The third factor in vicarious learning is one's concept of self-efficacy. Self-efficacy अगर आपको याद है तो हमने आपसे गुजारिश की थी, self-efficacy relates to what a person thinks about himself. Self-concept and self-efficacy are closely related. Self-efficacy is related to self-concept in terms of whether or not I think I am a problem solver. If I think that I can combat difficulties, if I think I am capable of solving problems for myself, if I think I can overcome difficulties, these patterns of thinking show that I have high level of self-efficacy. If on the other hand, someone thinks that he would not be able to combat difficulties, that it would be difficult for him to go forward in the face of difficulties,
and hardships and problems in life, then that person has lower self-efficacy. So vicarious learning in particular and learning in general is affected by the level of self-efficacy. The higher the self-efficacy, the higher the probability of a person learning vicariously, learning by observation. ये factors जो हैं, in addition to what Bandura has pointed out, these factors also influence vicarious learning in a person. ये तो Bandura के ख्यालात थे जो हमने आप तक पहुंचाए, जिसके जरिए से आपने देखा कि Bandura क्या कहता है कि लर्निंग कैसे होती है. इससे पहले कि हम आगे चलें, एक अयादा करते हैं. Bandura का यह ख्याल है कि एक शख्स की मोटिवेशन, एक शख्स की सेल्फ परसेप्शन, एक शख्स की क्लोज ऑब्जर्वेशन और उस शख्स के अवेलेबिलिटी ऑफ रोल मॉडल्स, ये चीजें हैं जो उसको, उसकी लर्निंग को अफेक्ट करती हैं. इन चीजों का ताल्लुक है उसकी, उस शख्स की परसेप्शन के साथ, उस शख्स की सोशल एनवायरनमेंट के साथ. रोल मॉडल्स आर अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट. वाइकेरियस लर्निंग टेक्स प्लेस इन द सोशल एनवायरनमेंट. जो आपके इर्द गिर्द लोग कर रहे हैं, जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, आप वही सीख रहे हैं. एंड दैट इज वाई Bandura's point of view is called social learning, क्योंकि वो social influences को हाईलाइट कर रहा है. वो बता रहा है कि जो माशरती असरात हैं, उनका एक शख्स की लर्निंग पर क्या असर हो सकता है, कितना गहरा असर हो सकता है, और वो कौन कौन से माशरती अवामिल हैं जो उस शख्स की लर्निंग पर असरअंदाज हो सकते हैं. यह है Bandura का पॉइंट ऑफ व्यू. आगे चलते हैं. एक और साइकोलॉजिस्ट का जिक्र करना भी जरूरी समझते हैं हम इस रेफरेंस में, और अब उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि क्या है. द अदर साइकोलॉजिस्ट इज Barry Zimmerman. Barry Zimmerman, BARRY Z or ZIMMERMAN, Zimmerman. Barry Zimmerman puts forward a view which is important from the point of view of social learning or influence of social factors or influence of how we learn. Barry Zimmerman का ये ख्याल है कि हमारी लर्निंग में दो निहायत अहम चीजें हैं, दो निहायत अहम फैक्टर्स हैं जो हमारी इंसान की, बच्चों की, स्टूडेंट्स की लर्निंग पर असरअंदाज होती हैं. नंबर एक, फर्स्ट फैक्टर दैट Zimmerman points out is the factor of what he calls self-regulation. Self-regulation is how far an individual can activate and sustain his thoughts and behaviors and emotions. Self-regulation is, according to Zimmerman's point of view, how far a person can activate, can sustain one's thoughts, one's behaviors, and one's emotions. If a person can activate a behavior which translates into learning, a behavior that makes him go to the library, a behavior that makes him take out a book, a behavior that makes him open the book and read it, if that behavior, according to Zimmerman, is example of self-regulation. अगर एक शख्स अपने आप को
इस बात की तरफ माइल कर सकता है, इस बात पर मजबूर कर सकता है कि वो लाइब्रेरी में जाए, किताब निकाले और बैठे। और फिर अगर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, if he receives a phone call and his friend says, we are going out for a match of cricket, would you like to come? And this gentleman who's sitting in the library, if he says, no, I'm going to sit down and study, that is an example of control of behavior and emotions. So according to Zimmerman, one's control exercised through self-regulation on one's behavior and one's emotion influence one's learning. The greater the control a person exercises upon his behavior, the higher would be facilitation in his learning. देखिए, हमारे बुजुर्ग हमसे कहते हैं और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि पढ़ाई करना, तवज्जो से देखना एक निहायत पित्ता मारने वाली चीज है। ये एक मिसाल है पित्ता मारना, that one has to have a high degree of self-discipline. Your mind and body says that you would rather be lying down. Your mind and body say that you would rather be eating. Your mind and body say that you would rather be inactive, switching on the television and watching it. But in order to facilitate your learning, you have to regulate that behavior. No, I do not want to sit idle. No, I do not want to go out and play. I have to regulate myself and focus. Self-regulation then, according to Zimmerman, is a most important element that determine one's learning. Self-regulation जो है, उसका ताल्लुक कुछ और फैक्टर से भी है. Self-regulation, if you go deeper into the analysis of self-regulation, you would realize that self-regulation is related to a number of other factors. What are those factors that are related to self-regulation? Number one, one's knowledge. अगर हमें मालूम है, अगर एक शख्स को मालूम है कि सेल्फ रेगुलेशन के क्या मुस्बत असरात हैं, और अगर एक शख्स को मालूम है कि सेल्फ रेगुलेशन के क्या मनफी असरात हैं, दैट नॉलेज अबाउट सेल्फ रेगुलेशन or knowledge about anything would influence whether or not he'd be able to control his behavior and if he would be able to control his behavior effectively. One factor. Self-regulation is affected by one's knowledge in general and about oneself in particular. Number two, one's self-regulation is affected by factor number two, one's level of motivation. The higher the motivation for self-regulation, the higher would be the ability for self-regulation. अगर आप इस बारे में कन्विंस्ड हैं कि आपको अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहिए, फोकस्ड रखना चाहिए, अगर आप कन्विंस्ड हैं तो इसका मतलब है कि आप में मोटिवेशन ज्यादा है और आपकी ये कन्विक्शन और आपकी मोटिवेशन जो है वो आपको सेल्फ रेगुलेशन की तरफ माइल रखेगी, उसकी तरफ आपको माइल रखेगी और आप सेल्फ रेगुलेटेड बिहेवियर शो करते चले जाएंगे. थर्ड फैक्टर दैट इज रिलेटेड टू सेल्फ रेगुलेशन इज व्हाट इज कॉल्ड विल पावर और वोल्यूशन. विल पावर एंड वोल्यूशन इज योर एबिलिटी टू डिनाई व्हाट यू थिंक इज नॉट गुड फॉर यू. द supreme example, a very good example of willpower is the ability and your facility to keep fasts during the holy month of Ramzan. रमजान उल मुबारक में आप सेल्फ रेगुलेशन का बहुत बड़ा मुजाहरा करते हैं that you deny food and drink for a number of hours even when food and drink are available to you.
and that is an example of your willpower. आप कहते हैं मैंने अफ्तारी के औकात से पहले खाने और पीने से इज्तनाब करना है और हर सूरत में करना है, and that is an example of willpower. Willpower is one of the important ingredients of how people can leave all bad influences such as alcoholism, such as being fixed to use of narcotics, such as smoking. ये तमाम चीजें जो हैं जिनको हम रोजमर्रा की जुबान में बुरी आदत कहते हैं, अद्वियात का बेजा इस्तेमाल, अल्कोहल का इस्तेमाल, सिगरेट नोशी, ये तमाम चीजें जो हैं, जो आप जानते हैं, सब जानते हैं कि हमारे लिए, बनी नौ इंसान के लिए ये कितनी नुकसानदेह हैं, इनसे इज्तनाब सिर्फ और सिर्फ विल पावर के जरिए से ही किया जा सकता है. एंड दैट इज द थर्ड फैक्टर दैट फैसिलिटेट्स वंस रेगुलेशन, विल पावर. अपने आप को आप मजबूती से थामे रखिए कि मैंने ये काम नहीं करना. और इस ज़िम्न में चौथी और आखिरी चीज जो है वो है कि आपके फैमिली का आप पे क्या असर है. अगर कुंबा, खानदान और दोस्त अहबाब एक शख्स को सेल्फ रेगुलेशन की तरफ माइल रखते हैं तो फिर वो शख्स सेल्फ रेगुलेटेड होगा, और अगर वो माइल नहीं करते तो वो शख्स सेल्फ रेगुलेशन को तोड़ सकता है. दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स. एक दो चीजें और जो आपको इस ज़िम्न में देखनी चाहिए, दोज आर रिलेटेड टू सेल्फ रेगुलेशन and how self-regulation may be related to a lot of factors. We will talk about 3 or 4 factors in that regard. Self-regulation is related to direct teaching. अगर बच्चों को बताया जाए तो वो सेल्फ रेगुलेट कर लेंगे अपने बिहेवियर को. दूसरी बात, अगर बच्चों को इस चीज का मौका फराहम किया जाए कि वो रोल मॉडल्स को देखें, उनको ऑब्जर्व करें, तो वो जल्दी सीखने के काबिल हो जाएंगे. पहली चीज कि बच्चों को बताया जाए. कुछ वालिदैन बच्चों को बताने से इज्तनाब करते हैं, ये गलत है. बच्चों को सही और गलत के बारे में वालिदैन को जरूर बताना चाहिए. क्या चीजें गलत हैं और क्या चीजें सही हैं, वालिदैन को बताना चाहिए. असातिज़ा को बताना चाहिए कि सवाल हल करने का ये तरीका दुरुस्त है और ये तरीका गलत है. इस तरीके को अपनाओ, इस तरीके को मत अपनाओ. सो सेल्फ रेगुलेशन का डायरेक्ट टीचिंग से निहायत गहरा ताल्लुक है. दूसरी बात कि अगर बच्चों को ऐसे रोल मॉडल्स अवेलेबल हैं जिनका अपना बिहेवियर रेगुलेटेड है, जो खुद सेल्फ रेगुलेटेड हैं, तो वो बच्चे भी सेल्फ रेगुलेशन सीख जाएंगे. अगर घर में मां बाप बाकायदगी से रूटीन को फॉलो करते हैं, बड़ों का अदब करते हैं, छोटों से प्यार से पेश आते हैं, अपनी जिंदगी में ऑनेस्टी अपनाए हुए हैं, अगर बाकायदगी से अपने तमाम फराइज की अंजाम दही करते हैं, अगर झूठ नहीं बोलते, अगर दगाबाजी नहीं करते, अगर किसी भी डीलिंग में डिसऑनेस्टी का इजहार नहीं करते, अगर फ्रैंक और ऑनेस्ट ओपिनियन बयान करते हैं, अगर वो खुद साफ सुथरे हैं, अगर वो खुद अपने रिलीजियस व्यूज के प्रैक्टिस में सिंसियर हैं, तो बच्चे भी यही सीखेंगे. और अगर वो दूसरे बिहेवियर्स को अपनाते हैं, अगर उनका बिहेवियर ऐसा है जिसमें बेईमानी शामिल है, झूठ दगाबाजी शामिल है, धोखाधड़ी शामिल है, तो बच्चे भी खुदा न खास्ता यही सीखेंगे. इसलिए वालिदैन, असातिज़ा और बड़ों को इस बात का खास ख्याल करना चाहिए
कि वाइकेरियस लर्निंग में, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में अहम तरीन चीज जो है वो रोल मॉडल का बिहेवियर है। रोल मॉडल का बिहेवियर बच्चों को इस बात की तरफ मायल करता है कि उनको कौन सा बिहेवियर अपनाना है और कौन सा बिहेवियर उन्होंने नहीं अपनाना। और तीसरी और आखिरी चीज जो इसमें है, दैट रिलेट्स टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा सेल्फ रेगुलेटेड बिहेवियर पे सख्ती से अमल किया जाएगा, उतना ही ज्यादा सेल्फ रेगुलेटेड बिहेवियर आपके सिस्टम का हिस्सा बनता चला जाएगा। सेल्फ रेगुलेटेड बिहेवियर को अपना हिस्सा बनाने के लिए उसकी प्रैक्टिस करनी निहायत जरूरी है। प्रैक्टिस सेल्फ रेगुलेटेड बिहेवियर and that practice would make you a perfect person. We talked about social learning and self-regulation. These are the two most important concepts in learning that you could consider that have been brought forward by Bandura and Zimmerman. गौर कीजिए और देखिए इनमें किस हद तक आपको सच्चाई का एलिमेंट दिखाई देता है। अगली दफे नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज।